नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बीच बहस में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जिस खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, उनसे मुलाकात से पहले एक शेर मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। वो शेर कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के जद्दोजहद, मुश्किल हालात को बयान करता है और उस मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको और हमें इंस्पायर करता है, क्योंकि वही इंस्पिरेशन आज के हमारे इस ख़ास मेहमान से मिलकर आपको भी होने वाली है। ज़िंदगी नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम के बाद, रात के बाद सुबह यकीनन होती है। ज़िंदगी के मुश्किल हालात के बाद उन हालात को बदलने के लिए अगर हमारे अंदर हौसला है, हिम्मत है, तो हर कोई उस हालात से निपट लेगा, उसको बदल देगा। यकीनन आज की हमारी ये शख्सियत इसी तरह के जद्दोजहद के हालात से निकल करके आपको और हमें एक प्रेरणा का रास्ता दिखाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं आज की हमारी ख़ास मेहमान अवनी लेखरा का। बहुत बहुत स्वागत है अवनी हमारे इस स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी सिर्फ मासूमियत बातचीत से नहीं है, लेकिन वो अपने कामों से बहुत ख़ास है। राजस्थान की वो ऐसी खिलाड़ी हैं जो अपने इवेंट के अंदर राजस्थान को पहली बार पैरा ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाली हैं। जी हाँ, राजस्थान की इकलौती और पहली शख्सियत होने के साथ साथ आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, तब जा कर के आपने ये मुकाम हासिल किया है। अपनी लाइफ में थोड़े बहुत हर्डल आते हैं और लोग अक्सर मायूस हो जाते हैं, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जब जानने की कोशिश कर रहा था तो यकीनन ये मेरे लिए भी रोंगटे खड़े करने वाली बात थी कि महज 10-11 साल की उम्र में आप एक मिस हैपनिंग, एक एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। उसके बाद आप बेड रिडन हो जाती हैं, हालात बहुत ख़राब होते हैं। जिस दौर के अंदर लोग सिर्फ खेलने के बारे में सोचते हैं, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपको एक एक्सीडेंट के बाद सिर्फ बिस्तर पकड़ करके आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन आपने अपने आप को मजबूत किया। हालांकि सही वक्त नहीं है कि हम आपको वापस उस दौर में लेके जाएं, लेकिन ज़रूरी है आज ये इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को उन हालात का शिकार मान करके उसके हवाले कर देते हैं, लेकिन आपने हालात बदले और आज सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। कितना मुश्किल था उस हालात से निकलना? क्या उस दौर के अंदर उन बातों को सोच करके आज भी सिहरन होती है? तो मैं 10 या 11 साल की होंगी। ये बात फरवरी 2012 की है। मेरे फादर का ट्रांसफ़र उस टाइम धौलपुर में था और हम लोग जयपुर से धौलपुर जा रहे थे जब हमारा कार एक्सीडेंट हो गया और मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से लाइक हाफ बॉडी में पैरालिसिस हो गया। उस टाइम पे तो मतलब 2-3 महीने बेड रेस्ट था। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मेरे लेग्स बिल्कुल फील नहीं होते थे। और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे मतलब बैठना शुरू करा। 2 साल मैंने घर पर से ही स्कूलिंग करी है। मेरी 6th और 7th स्टैंडर्ड में घर पर ही पढ़ाई करती थी। घर पर ट्यूशन्स होते थे, मैं सिर्फ स्कूल जाती थी एग्ज़ाम देने। उसके बाद मैंने 8th में मेरे फादर ने मुझे वापस स्कूल ज्वाइन करवाया, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। वहाँ से मैं बहुत, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में मैं घर पर ही रही थी तो मैं बहुत कम बोलती थी, मेरी आवाज़ बहुत लो हो गई थी। मैं स्कूल में गई तो मुझे पहले तो बहुत अजीब लगा क्योंकि सब बच्चे बहुत तेज़ बोल रहे थे, पर धीरे धीरे फिर मैं उसकी हैबिचुअल हो गई। उसके बाद जब मैंने 8th स्टैंडर्ड पास कर लिया था, हमारे समर वेकेशंस थे, तो हमारे घर के ही जस्ट साइड में शूटिंग रेंज है। तो मैं मेरे समर वेकेशंस में बस ऐसे ही कोई नई हॉबी के लिए गई थी वहाँ पे शूटिंग ट्राई करने। और मैं पहले, जैसे मैंने बोला, मैं बहुत कम बात करती थी, तो सब बहुत शौक थे कि मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। बट शूटिंग ने मुझे, आप कह लीजिए कि वापस मतलब वॉइस दी है। मैं वापस मतलब ज़्यादा बात कर पा रही हूँ, मैं सबसे बहुत घुल मिल पाती हूँ अब लाइक सब मतलब नॉर्मल हो चुका है। 7-8 साल की आपकी ये पूरी जर्नी रही है। हालांकि 10-11 साल के उस मासूम बच्चे की हम बात करें तो सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को बिखरने नहीं दिया और उसमें यकीनन आपके फैमिली पर्सन ने आपको पूरा सपोर्ट किया है। और अब आप उस समर वेकेशन के टारगेट को अचीव करते करते अपनी ज़िंदगी के एक नए टारगेट को आप अचीव करने वाली हैं। वो है ओलंपिक के अंदर आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन करेंगे और ऐसा राजस्थान की आप पहली एथलीट होंगी, एक खिलाड़ी होंगी, एक शूटर होंगी। किस तरह की इस जर्नी को देखती हैं आप? आपका पहला समर वेकेशन और वो कैंप, और उसके साथ आपका भले ही बहुत आसानी रही हो कि घर के पास के अंदर एक शूटिंग रेंज है तो चलो जा कर के कुछ टाइम पास कर लेते हैं, तो आपको कैसे लगा कि अब यही आपकी ज़िंदगी का टारगेट है? अब आपको बुलेट और
बंदूक के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है? पहले तो मतलब कोई भी शुरुआत करता है तो वो पहले कोई बड़ा कंपटीशन देखता है, उसके बाद से ही वो इंस्पायर्ड होता है कुछ करने के लिए। हर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का एक एंडिंग मोटो होता है कि वो ओलंपिक या पैरालंपिक खेल पाए। तो शुरुआत मैंने वैसे हॉबी से करी थी, पर धीरे धीरे मेरे लिए भी मतलब ये मेरा मोटो बन गया था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं पैरालंपिक में, और मैं भी इंडिया के लिए मेडल जीतूं। तो मुझे अभी मतलब मैंने 2019 में जब कोटा जीता तो ये मेरे लिए एक स्टेप था। उसको कॉन्कर करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है ओलंपिक, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ उसी के लिए सोच रही हूँ, आगे का मैं नहीं सोच रही हूँ इतना, बट अभी मैं बस अपना 100% दे रही हूँ कि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दे पाऊँ। इतना आसान नहीं होता किसी भी एथलीट खिलाड़ी के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, और आपके लिए ये यूँ कहें कि इस बार का ओलंपिक तो इसलिए भी ज़्यादा टफ माना जाता है क्योंकि बहुत सारे हर्डल आए हैं। कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से बहुत सारा शेड्यूल भी चेंज हुआ है। तो इस शेड्यूल के साथ जहां आप मानसिक रूप से ख़ुद को तैयार कर रही थी, वहीं अपने इवेंट को लेकर के भी आपने ख़ास तैयारी की क्योंकि अब घर से बाहर निकलना उतना आसान नहीं रहा था। तो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर या इस फेज़ के अंदर आपने अपने आप को किस तरह से गैदर किया और आपकी प्रैक्टिस इस दौरान किस तरह से चलती रही? सबकी तरह ही शुरुआत में तो मैं मतलब ब्रेक लग गया था मेरे, 1-2 महीने ऐसा था कि हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है इस सिचुएशन को। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे घर पे ही अपना मेंटल ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग पे फोकस किया, और फिर जब हमें लगा कि अभी भी सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही हैं, तो मैंने अपने घर पर ही एक टारगेट सेट किया है शूटिंग के लिए, 10 मीटर शूटिंग के लिए, और मैं घर पर ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मेरा गोल यही है कि जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्हें ज़्यादा बेटर करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, और सिर्फ उसी पे फोकस कर रही हूँ मैं। अभी बाकी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। कौन से इवेंट है जिनको आपको ओलंपिक के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? मेरा ओलंपिक कोटा आया है 50 मीटर प्रोन में, मगर मैं 4 इवेंट खेलती हूँ, 10 मीटर स्टैंडिंग, 10 मीटर प्रोन, 50 मीटर 3 पोजीशंस और 50 मीटर प्रोन। तो होपफुली मैं चारों में रिप्रेजेंट करूँगी इंडिया को। राजस्थान, यूँ तो हम इस परिप्रेक्ष्य की बात करें स्पोर्ट्स का कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगातार कोशिश हो रही है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर अपने स्टेट को और अपनी कंट्री को बेहतर से और बेहतर बनाएं, लेकिन हम बात करें कहीं ना कहीं अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उतनी मजबूती नहीं है। आपको कैसा लगता है जब आपने शुरू किया था और इन 7 सालों की जर्नी के बाद कितना बदलाव महसूस करती हैं आप? जब मैंने शुरू किया था तब एज अ पैराशूटर बहुत डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि इंडिया में या राजस्थान में कह लीजिए कोई पैराशूटर का कोच नहीं है, कोई पैराशूटिंग नहीं सिखाता है, एज इन सब नॉर्मल शूटिंग सिखाते हैं। और ना ही जो भी है ना हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनकी ज़्यादातर जानकारी है, यहाँ पर अवेलेबल भी बहुत कम होते हैं। तो जो नेट पे से थोड़ा थोड़ा मिला था, जो हमें क्लासिफिकेशन की गाइडलाइंस मिली थी, मैंने उसी से स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे जो मेरे कोच थे तब वो नॉर्मल के कोच थे यहीं से, तो वही मैंने नॉर्मल की टेक्निक से ही शुरू करा था। मैं ऐसे कोई ऐसा व्हील, क्योंकि नॉर्मल लोग खड़े होकर खेलते हैं और व्हीलचेयर पे बैठने से पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उसके बाद से अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही हैं। इंडिया में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए कई कंपनीज काम कर रही हैं। इतना आसान नहीं होता है। एक तो पहले ही चैलेंजेस कहीं ना कहीं हम पैरा ओलंपिक को लेकर के देखते हैं, जो पैरा एथलीट होते हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वहीं आपका इवेंट बहुत डिमांडिंग भी है, उसके अंदर ख़र्चा भी बहुत होता है। इस तरह से किस तरह से मैनेज किया था? और शुरुआत के अंदर जब आपने अपनी तरफ से इवेंट को चुना था, इस स्पोर्ट्स को चुना था, तो आपको किस तरह से सपोर्ट मिला था, या आपके लिए उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस ज़्यादा थे? उस टाइम पे तो मतलब मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट करा था जब हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद में जब मैंने फ़र्स्ट इंटरनेशनल खेला था, मेरा टॉप स्कीम में सिलेक्शन हो गया था, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और गो स्पोर्ट्स हैं वो भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं अभी। शुरुआत पहला इवेंट कब आपने याद आता है? तो उस जर्नी को अगर हम आज अपने व्यूअर्स के साथ रिवील करें, पहला स्टेट लेवल स्कूल से कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई?
मेरा पहला मैच तो जो था वो था राजस्थान स्टेट का मैच, और वो आई गेस जुलाई 2015 में था। और उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, जैसे मेरी खुद की राइफ़ल नहीं थी, ना हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे शूटिंग जैकेट, मेरे पास वो भी नहीं थी, ना मेरे पास स्टैंड था, ना ग्लव्स, कुछ भी नहीं था। मैंने राइफ़ल भी मतलब रेंट पर ली थी सिर्फ मैच खेलने के लिए, और उसमें मैं बहुत ऐसे था कि हाँ सब नॉर्मल लोग हैं, सिर्फ मैं अकेले पैरा में खेल रही हूँ। तो थोड़ा नर्वसनेस था, बट हाँ मज़ा आया क्योंकि पहला मैच खेल रही थी ऐसे, और उस टाइम पे तो जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो ऐसे कोई प्रेशर या कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं थी। मेरा उस टाइम पे आई गेस गोल्ड मेडल था स्टेट लेवल में। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों, क्योंकि परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। ये कहीं ना कहीं आपके साथ शूटिंग का रिश्ता शायद पहले से ही तय था, भले ही आपने पहली बार रेंट लेकर के कंपटीशन के अंदर फाइट किया और गोल्ड लेकर आ गई। तो सोने का ये सिलसिला कब कब चला? अब तक कितने सोना आप अपनी जेब के अंदर डाल चुकी हैं, या कितने मेडल्स? अभी ऐसे तो मैंने काउंट नहीं करे हैं मेडल्स, पर आई गेस 40-50 टोटल, स्टेट नेशनल। सिर्फ ऐसे ही कहने भर के लिए 40-50 हो गए, एक बड़ी बात है, लेकिन ये 40-50 मेडल की तैयारियां, इसका जज्बा, इसकी प्रैक्टिस रोज़ होती है, लगातार होती है। अभी क्या सेशन होता है प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस के अलावा भी दूसरी चीज़ें, दूसरी एक्टिविटी आपकी चलती है? अभी तो क्योंकि कोरोना चल रहा है, पहले मेरा ऐसे रहता था कि मैं मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस पे जाती थी और इवनिंग में भी जाती थी, बट आफ्टर कोविड अभी मैं घर पर ही कर रही हूँ 3 to 4 आवर्स, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से BA भी कर रही हूँ, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस, एग्ज़ाम्स, उन्हीं में टाइम चला जाता है, तो ऐसा और कुछ करने का मिलता ही नहीं है। इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमें अपने आसपास से मिलती है, और जब हमारे आसपास अचीवर होते हैं तो हम उससे और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इसे स्पोर्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स पे किसी भी इवेंट के लिए आपको किसने इंस्पायर किया था? तो जब मैं मतलब समर वेकेशंस में जाने लग गई थी, उसके बाद में मेरे फादर ने मुझे अभिनव बिंद्रा सर की ऑटोबायोग्राफी ला कर दी, क्योंकि वो इंडिया के ओनली इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो फिर जब मैंने उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ी तो मुझे बहुत इंस्पायर किया उन्होंने, क्योंकि मेरी तरह वो भी बहुत छोटे थे जब उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करी, और उन्होंने भी काफ़ी हर्डल्स के साथ फिर वो इंडिया के ओनली ओलंपिक मेडलिस्ट बने। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, हम में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और उनके भी शायद एक बार स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने 1 साल शूटिंग राइफ़ल भी लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा, और 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। तो दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। दूसरों से इंस्पायर होने वाली अवनी आज दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है। यकीनन कहीं ना कहीं आप पैरा ओलंपिक या पैरा एथलीट के तौर पर तो दूसरों को इंस्पायर करती हैं, लेकिन अवनी एक और दूसरा फैक्टर आपके साथ जुड़ा हुआ, जिस पे हम पूरे भारत की बात करें तो हम उसमें लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं। वो हैं कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों को लेकर के हमारे देश के अंदर जो नाम आते हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछला ओलंपिक तो बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ हम मेल हमारे क्वालिफायर से ज़्यादा फीमेल ने हमें अपनी तरफ से पदक दिलवाए। आपको क्या लगता है कि हम दूसरे खेल या स्पेशली शूटिंग या तीरंदाजी जैसे गेम्स की बात करें, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन महिलाओं के हाथ और ज़्यादा सशक्त हो रहा है? ऐसा मतलब पहले भी बहुत सारी ऐसी बात नहीं है, हमेशा से ही महिला आगे बढ़ती आ रही हैं, बट अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं उनको, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मौके मिल रहे हैं परफॉर्म करने के, उनके लिए भी इक्वल कॉम्पिटिशन्स बनाए जा रहे हैं। नॉर्मली मैचेस भी इक्वली हो रहे हैं, पहले मेन के ज़्यादा मैचेस होते थे। इनफैक्ट हमारी शूटिंग में भी पहले 40 शॉट्स का मैच होता था फीमेल का, अब इस ओलंपिक में वो भी 60 का होगा, और इनफैक्ट हमारे वुमेन का स्कोर्स भी मेन से ज़्यादा हाई जाते हैं। तो अभी हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बट देयर आर स्टिल प्लेसेस जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा और टाइम लगेगा, बट वी विल बी स्ट्रॉन्गर। अब ज़रा ओलंपिक इवेंट की बात कर लें। बहुत बड़ा इवेंट है, और किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में जाना अपने आप में गौरव की बात है, जहां आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मौका, और उसमें पहली जो मौके की बात करते हैं वो अपने आप में बहुत ख़ास होता है। तो किस तरह से इसके लिए आप अपने आप को डिवोट कर रही हैं? क्या कुछ प्रेशर लिया जा रहा है, और इस प्रेशर को दूर करने के लिए आप किस तरह से ख़ुद को कंसोल कर रही हैं?
अभी अगर कहा जाए तो प्रेशर तो हर चीज़ में आता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से नहीं लेते हैं। हम जो प्रैक्टिस मैचेस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें इनमें कोई प्रेशर नहीं आएगा, बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें प्रैक्टिस मैचेस को भी बिल्कुल रियल मैचेस की तरह ही लेकर करना चाहिए। मैं अपने हर प्रैक्टिस मैच को उतनी ही फोकस और उतनी ही कंसिस्टेंटली हर शॉट को चलाने की कोशिश करती हूँ जैसा मैं वहाँ पे चलाऊँगी, जिससे कि ज़्यादा डिफरेंस ना लगे मुझे वहाँ जाकर। और मैं अभी सिर्फ शूटिंग पे फोकस कर रही हूँ ज़्यादा। अभी कॉलेज भी उतना नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। यकीनन अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर तैयारियां अच्छी होती हैं और अगर हम अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस होते हैं तो उसके रिज़ल्ट भी अच्छे ही आते हैं। अपनी आज हमें देश के हर हिस्से में देखा जा रहा है, वो लोग जो कहीं ना कहीं आपके हालात से गुजर चुके हैं, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन का काम कर सकती हैं। मुश्किल हालात से हर कोई गुजरता है, और जिस तरह से किसी एक्सीडेंट के बाद लोग अपने अंगों को खो देते हैं, किस तरह से उनको अपने एटीट्यूड को बनाए रखना चाहिए। यकीनन आपको शूटिंग ने बहुत सहारा दिया, लेकिन ज़िंदगी के अंदर हर किसी के लिए शूटिंग करना मैसर नहीं होता। लेकिन वो अपने आप को मानसिक तौर पर किस तरह से सशक्त करें ताकि वो खुद अपने आप को मजबूत करें और अपने परिवार के लिए भी गैदर होने का काम कर सकें, उनको भी सशक्त करने का काम करें। देखिए, कोई भी एक्सीडेंट के बाद में ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप रिकवर कर जाओगे या नहीं। सबसे मेन और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है कि आप खुद को एक्सेप्ट करो, जो भी हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ज़रूरी है कि कुछ इंजरी ही हो। नॉर्मल एक्सीडेंट के बाद भी या नॉर्मल लाइफ में कोई भी डिप्रेशन या कुछ भी हो, आपको बस एक्सेप्ट करनी चाहिए अपने आप को या अपने आसपास की चीज़ों को। आप एक बार एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद में सेकंड चीज़ है कि आप उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो लाइफ में। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए टाइम लगता है, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग और चेंजिंग, इम्प्रूविंग, दोनों में टाइम लगता है, तो एक साथ नहीं होगी। टाइम इज़ द की। आप उसको संभालो और एक्सेप्ट करो, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ये चेंजेस की तो बहुत मुश्किल होती है। एक आम आदमी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये चाबी लगा करके बदलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन यकीनन आप अपनी तरफ से एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर हम चाहें तो इस हौसले की चाबी से, समझ की चाबी से सब कुछ बदल सकते हैं। आपको चलिए वापस पुराने दौर में ले चलते हैं। आपका पहला फॉरेन टूर कहाँ का था और उसकी यादें किस तरह से आपके लिए स्पेशल हैं? तो मैंने मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला था फरवरी 2017 में। वो अल इन में था, जो कि एक सिटी है यूएई की। और वहाँ वो जस्ट नेक्स्ट मैच था रियो के बाद में, 2016 में जो रियो पैरालंपिक्स हुए थे। तो उसमें वो सारे प्लेयर्स आने वाले थे जो रियो में थे, और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था। हमारे कैंप लगा था बैंगलोर में, मैं वहाँ पे बहुत प्रैक्टिस कर रही थी उसके लिए। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी थे जिनका रियो में मेडल आया था, तो सब थे वहाँ पे। और जब मैंने मेरा पहला मैच खेला तो मेरे को इतनी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी खुद से, बट हमारे 2 स्टेजेस होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग स्टेज, और फिर जो टॉप 8 होते हैं वो फाइनल में जाते हैं। तो मैं क्वालिफाइंग स्टेज में सेकंड आई थी, और फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे नर्वसनेस हो रही है। बट उस टाइम पे मैंने फाइनल में सिर्फ अपने आप को ये बोला कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और फिर मेरा सिल्वर मेडल आ गया मेरे फर्स्ट मैच में। हाँ, थोड़ा सा ऐसे था डिसअपॉइंटमेंट, बट फिर वो था कि फिर उसने वो ग्रीड, वो भूख जगाई कि हाँ, अब करना है, अब आगे गोल्ड लेकर आना है। ऐसे फॉरेन टूर हर कभी होना, उसके अलावा 40-50 आपके बैग के अंदर मेडल रखे हुए हैं, तो एक सेलिब्रिटी वाला एहसास तो होता है। अब बताइए, आप इस तरह के माहौल के अंदर कॉलेज जाती हैं, अपने दोस्तों से मिलती हैं, तो क्या सेलिब्रिटी वाला इंप्रेशन वहाँ तक होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी काफ़ी हम लोग काफ़ी क्लोज़ हैं। और ऐसा मेरे कॉलेज में भी, हालांकि मतलब जब मैं फ़र्स्ट डे गई थी तो मैं बहुत लेट गई थी क्योंकि मेरे मैचेस थे। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था। उस टाइम पे मेरा फ़र्स्ट डे बहुत ही
इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं गई थी और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप अपना मेडल लेकर आओ, हम आपको सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ऐसे। तो मेरे फर्स्ट डे में ही मुझे कॉलेज में सब जान गए थे ऐसे। तो फिर उसके बाद में तो बस तब से हम सब फ्रेंडली हैं अभी, ऐसा अब कुछ नहीं है। तो अवनी उसके बाद सभी से फ्रेंडली है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए फ्रेंडली होना एक अलग बात है। यकीनन वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन तो होते ही हैं और उनकी अप्रोच दूसरों के लिए एक्सेसिबल भी होती है क्योंकि खिलाड़ी अपने आप में ख़ास होते हैं। लेकिन आपके खेल से जुड़ी बात अगर हम जानना चाहें तो एक कोच, एक गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्पोर्ट्स के अंदर आपको कौन कोच करते हैं, शुरुआत में कौन रहे, उसके बाद किस तरह से आपका लेवल जिस तरह से अपग्रेड होता रहा, उसके साथ साथ आपकी कोचिंग टेक्निक को कौन देख रहे हैं, किस तरह से दूसरों की मदद, एक्सपर्ट की मदद आपको मिल रही है? तो जब मैंने शुरू करा था तब मिस्टर चंदन सिंह थे, वो मेरे फर्स्ट कोच थे। उन्होंने ही मुझे अपनी राइफ़ल दी थी, उनसे स्टार्ट किया। उसके बाद में अभी मेरी कोच हैं मिस शुमा सरूर मैम, और वो ओलंपिक में 4th पोजीशन पे रही हैं और उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। और हमारे नेशनल कोच भी हैं मिस्टर सुभाष राणा सर, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है जब हम इंटरनेशनल मैचेस में जाते हैं और काफ़ी वो हेल्प भी करते हैं अगर कोई भी एस्पेक्ट होता है मेंटल फिज़िकल, जब हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिया को। आपकी लाइफ के 2 फेज़ रहे हैं। खैर हम दूसरे फेज़ की बात करें जहां आपने अपनी तरफ से अपने कोचेज़ का ज़िक्र किया, यकीनन हम शुक्रगुज़ार हैं उनके, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं अवनी लेखरा की शूटिंग के अंदर हम वो शार्पनेस देख रहे हैं और उनके मेडल्स अपने आप में उनकी सक्सेस की कहानी हमारे सामने बयान कर रहे हैं। लेकिन फैमिली का भी सपोर्ट होता हुआ, चीज़ें घर में तोड़ना, उनको समेटने का काम तो घर वाले ही करते हैं ना? हाँ जी, फैमिली का बहुत सपोर्ट है। मेरे फादर ने ये सब कुछ, उनका ही ड्रीम था कि मैं आगे कोई स्पोर्ट्स खेलूँ, मैं अपने शेल से बाहर आऊँ। उसके बाद में मेरे हर इंटरनेशनल मैच में मेरी मदर साथ में जाती हैं। मेरे नेशनल मैच में, मेरे स्टेट मैच में, मेरी डेली प्रैक्टिस में वो मेरे साथ में जाती हैं। तो वो अपनी खुद की जॉब को साइड पे रख के मुझे इतना सपोर्ट कर रही हैं। मेरा भाई, वो डेली अगर मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ तो वो मेरी हेल्प करता है सामान सेटअप करने में। तो सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तभी मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। यकीनन दूसरों का साथ ही हमें मजबूत करता है। अवनी, चूँकि आज आप जिस मकाम पर हैं, यकीनन वो दूसरों के लिए तो राह दिखाता ही है, लेकिन ख़ुद अगर आपसे जानना चाहें, आपको ये मौका है हम आपकी बात दूसरों तक पहुंचाएं और आपकी इंस्पिरेशन दूसरों के लिए ज़िंदगी की राह बदलने का मौका हो, तो वो महिलाएं जो घर में होती हैं, अपने आप को समेटे हुए हैं, उनके लिए आप अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? भले वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन वो ख़ुद को आगे लेकर आए, आगे बढ़ने के लिए एक महिला होने के नाते अपने पंखों को तो वो कम से कम उड़ान दें और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ऐसे नहीं कहना चाहूँगी कि मतलब एकदम से कोई बड़ा चेंज हो, पर आप पहले तो ये सोचें कि आप वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं या कोई मेल कर सकता है और फीमेल नहीं कर सकती है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा गोल है, तो आप उसके छोटे छोटे गोल बनाएं, धीरे धीरे एक स्टेप लेकर करें तो आप कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती है, ये जस्ट उसके लिए, जैसे मैंने बोला पहले भी, टाइम की बहुत ज़रूरत होती है और एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप वो दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। एक यंगस्टर जो आपको देख रहे हैं, उनका आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं लेकिन अभी भी उनके अंदर हिच है? मैं ये बोलूँगी, कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको डर लग रहा है, एटलीस्ट आप उसे ट्राई करो। ये नहीं होगा कि हाँ उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें सक्सेस मिले, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, बट अगर हम उसे ट्राई करते हैं एटलीस्ट, तो हमारे पास रिग्रेट्स नहीं रहते हैं बाद में कि अगर मैं वो कर लेता, बाद में फ्यूचर में अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं जाते हो, आप किसी और फील्ड में भी जाते हो, पर अगर आपको लास्ट में लगता है कि नहीं अगर मैं उसमें भी ट्राई करता हूँ तो क्या पता कुछ हो जाता, तो वो रिग्रेट नहीं रहेगा। कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स या कुछ भी, अगर आपका मन है और आपका ड्रीम है वो, और आपके अंदर पैशन है उसे करने का, तो आपको बस एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो माइट एज वेल ट्राई अगेन। कोशिशें हमेशा रहनी चाहिए। यकीनन कहीं ना कहीं अवनी लेखरा का ये एटीट्यूड उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे मुकाम पर लेकर आया है जब वो पैरा ओलंपिक में राजस्थान को, भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने इवेंट के अंदर। वक्त हो गया है कि अवनी हम आपको दे बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप आई और इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी इंस्पायरिंग बातें आपने हमारे
दर्शकों के साथ बांटी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। कभी आपके किसी- साथ टाइम स्पेंड करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यकीनन हमें भी बहुत अच्छा लगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। अपनी ज़मीन को आप तलाशिए और उसको मजबूत कीजिए। ज़िंदगी बाहें पसार के आपका इंतज़ार कर रही है। इसी उम्मीद के साथ कि आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए आपने यकीनन कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर हासिल की होगी। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आप मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।